शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ, लेकिन जब मैं 6-7 क्लास में पहुँची तो मुझे पता चला घर वालों का मेरे साथ स्ट्रिक्ट रवैया कि मैं ऐसे नहीं करूँ, इस तरह रहूँ, तो वो मुझे बहुत अजीब लगता था। जब मैं मैच्योर हुई 9th-10th में हुई तो मुझे पता चला कि मैं एक लड़का या एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। रोती थी, ये सोचती थी या अल्लाह मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा। बस मैंने अल्लाह के सहारे पर अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया और शुक्र किया मैं जो भी हूँ उसका शुक्र है, शायद वो मुझसे कोई अच्छा काम लेना चाहता है। हाँ, जब मैं मांगती थी तो मैं लोगों को यही बोलती थी, भैया मुझे कुछ दे दो, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं स्टडी करती हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, भैया मैं अपनी फ़ीसें दूँगी। हाँ, ये इस तरह करके मैं डिफ़ाइन करती थी अपनी प्रॉब्लम्स, तो लोग मुझे ख़राब दे देते। लोग समझते हैं ट्रांसफेक होते हैं, ये ज़रिया माश के लिए ख्वाजा सरा बन जाते हैं या बैगिंग करते हैं, इनको इजी लगता है, ये आराम से करते हैं, कोई और काम नहीं करते। मैं आप बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से, भीख मांगना इतना मुश्किल काम है, नौकरी करना और पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और क्या कहते हैं कि भीख इतना इजी नहीं है कि आप किसी के आगे हाथ फैलाओगे और आपको मिल जाएगा, ये बहुत तवील काम है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे किसी दुश्मन को भी इस काम पर नहीं लगाए। मैं बस सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अगर ट्रांस को कुछ दे नहीं सकते, उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख लें। ये भी हमारी एक हदीस है, नबी वसल्लम का फरमान है कि अगर आप किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हो तो ये भी एक सदका जारी है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। आज हम एडवोकेट निशा राव के साथ हैं, जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क की मजलूम तरीन कम्युनिटी ट्रांसजेंडर से है और ये एशिया की नहीं तो यकीनन हमारे मुल्क के पहली ट्रांस एडवोकेट हैं जिन्होंने अपने मफादात मकासद को पसे पुश्त डालकर अपनी इस कम्युनिटी के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम शुरू कर दिया। निशा राव एडवोकेट ने ये सिलसिला कहाँ से शुरू किया, उनकी बुनियाद क्या थी, उनका ताल्लुक़ कहाँ से था और कराची में आने के बाद उन्होंने ज़िंदगी की सख्तियाँ कैसी कैसी झेली हैं, ये कुछ तो आपके इल्म में होगा क्योंकि पिछले दिनों इनकी गुफ्तगू एक मीडिया पर हो चुकी है। लेकिन आज हम आपको निशा का सवाली इंटरव्यू या ऑटोबायोग्राफी इंशाअल्लाह तफसीली बताएंगे, जिसमें वो अपनी इब्तिदा से लेकर आज वो जिस मुअज़्ज़ज़ मकाम पर हैं और मुआशरे को, अपनी कम्युनिटी को खिदमत कर रही हैं, उस सिलसिले में हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो मिलते हैं निशा राव एडवोकेट से। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ है वो लाहौर से है, बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी हूँ। शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ, लेकिन जब मैं 6-7 क्लास में पहुँची तो मुझे पता चला, जब लड़के और लड़कियाँ मुझे बुलिंग करते थे, फिर घर में मेरा लड़कियों की तरह रहना, बहन भाइयों के साथ ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। जो मैंने कुरान पढ़ा वो भी मैंने एक औरत से पढ़ा, और उसके बाद फिर घर वालों का मेरे साथ स्ट्रिक्ट रवैया कि मैं ऐसे नहीं करूं, इस तरह रहूं, तो वो मुझे बहुत अजीब लगता था। जब मैं मैच्योर हुई 9th-10th में हुई तो मुझे पता चला कि मैं एक लड़का या एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। तो मैं डिप्रेस हो गई, रोती थी, ये सोचती थी या अल्लाह मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा। बस मैंने अल्लाह के सहारे पर अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया और शुक्र किया मैं जो भी हूँ उसका शुक्र है, शायद वो मुझसे कोई अच्छा काम लेना चाहता है। मैट्रिक करने के बाद मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ उठने बैठने लग गई। फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन करवा दिया मेरे घर वालों ने। किस कॉलेज में? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। ये कौन सा सन था? हाँ, 2008। अच्छा। तो मेरा एडमिशन हुआ
तो मैं कुछ दिन क्लासेस ली, अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ उठती बैठती थी। उन्होंने बोला निशा क्यों ना हम घर छोड़ के अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारें। तो मैं उनके साथ मिल गई। मैंने बोला हाँ सही कह रहे हो, घर तो आजकल ऐसे लगता है जैसे लॉकअप है, इससे अच्छा कि हम आज़ादी के साथ जाके अपनी ज़िंदगी तो गुजारेंगे। तो हम घर से चोरी चोरी भागकर कराची के लिए आ गए। लेकिन आपने कॉलेज कर लिया? उस टाइम मैंने कॉलेज नहीं किया था, बस मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था और फिर हम वहाँ से इस पढ़ाई को छोड़ के कराची भाग कर आके, जब हम वहाँ से मैं आई, मेरे साथ 2 मेरी और फ्रेंड्स थी, वो भी स्टूडेंट थी, मेरे साथ ही पढ़ती थी, लेकिन हम घर से भागकर कराची आ गए। हाँ, जब मैं मांगती थी तो मैं लोगों को यही बोलती थी भैया मुझे कुछ दे दो, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं स्टडी करती हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, भैया मैं अपनी फीसें दूँगी। हाँ, ये इस तरह करके मैं डिफ़ाइन करती थी अपनी प्रॉब्लम्स, तो लोग मुझे खैरात दे देते थे। वो रिवायती स्टाइल नहीं था आपका? नहीं, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी क्लैप नहीं की। मैंने 10 साल से ज़्यादा टाइम भीख मांगी है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से भीख मांगने जाती थी, इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, सर से कभी दुपट्टा नहीं उतारती थी, कपड़े बहुत अच्छे तरीके से पहनती थी कि जिसमें मेरे जिस्म की नुमाइश ना हो। मैंने बड़े अच्छे तरीके से, जैसे स्टूडेंट लाइफ में मैं स्टूडेंट थी और वैसे ही मैंने स्टूडेंट लाइफ की तरह ही भीख मांगी। हमारी कम्युनिटी में मैंने आज तक कोई भी एक ख्वाजा सरा नहीं देखा जो कम्युनिटी के अंदर रह के कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को फेस करके पढ़ा हो। हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर अपने घरों में पढ़ लिख कर फिर आते हैं, लेकिन मैं वो वाहिद पाकिस्तान की ख्वाजा सरा हूँ, वकील होने के साथ साथ, कि मैंने अपनी कम्युनिटी में आके अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने भीख मांगी, मैंने लोगों से उधार लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मेरी बड़ी मदद की और मैंने कम्युनिटी का सहारा लेके पढ़ा। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जिस दिन मेरा LLB फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आउट हुआ था, शाम का टाइम था, मैं किसी ऑफिस ब्रिज कंसल्ट फाउंडेशन में जॉब करती थी। मैं ऑफ़िस में वर्क कर रही थी तो मेरे टीचर की कॉल आई कि तुम्हारा रिज़ल्ट आउट हो गया है और तुम पास हो गई हो। उस टाइम खुशी से मैं बात नहीं कर सकती, मेरी खुशी से मेरी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए और मैंने पहली कॉल अपनी माँ को करके मैंने उसको बोला कि आज मेरे गोल्स पूरे हो गए हैं। मुझे उस दिन ज़िंदगी में समझो कि ज़िंदगी का असल सुकून, जितने भी मैंने दुख तकलीफ़ देखी, मैंने रोडों पर, रस्तों में, ट्रेनों में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे घर वाले मुझे आगे से कह रहे अरे पागल, आज तो तुम्हारी खुशी का दिन है, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने बोला ये आंसू मेरे खुशी के। उस दिन मुझे ज़िंदगी में ऐसे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत मसलन के लकी दिन था जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ और मैं पास हुई। पहला केस आपका एज एडवोकेट, पहला केस क्या? मेरी ट्रांस का ही केस था। उसके क्या मसला था उसका? उनका इनहेरिटेंस का केस था। उनके डॉक्यूमेंट्स मसलन के उनके नाम पर ट्रांसफ़र करवाने थे। उनके पेरेंट्स ने उनके नाम पर एक प्लॉट किया था। वो मेरा पहला केस था। नाम क्या था ट्रांस का नाम सनम था। क्या जीता आपने? हाँ, वो बस हमारा ख़ुद का ही केस था, वो इजीली तरीके से हमारे हक़ में हो गया था। अच्छा जी। इसके बाद जो केस सबसे ज़्यादा यादगार है आपके लिए अब तक, क्योंकि 50 के करीब तो कर चुके हैं आप? नहीं, ज़्यादातर तशद्दुद के केसेस ही होते हैं, हरास के होते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली सैटरडे को बकरा ईद थी और थर्सडे को मेरी सिंध असम्बली में एक सेशन भी था। हमारे ट्रांसजेंडर जो सिंध असम्बली का बिल है उसमें उस पर रिव्यू किया जा रहा था। थर्सडे का दिन था, मुझे सिंध असम्बली भी जाना था और कोर्ट में मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी की बेल भी करवाने के लिए गई थी। उनका एक मसलन के उनका एक FIR थी, उनकी बिल करवानी थी और फ्राइडे को कोर्ट ने ऑफ होना था। उस दिन मैंने सिंध असम्बली की जो मेरी मीटिंग थी वो मैंने कैंसिल की। मैंने 3 बजे अपनी ट्रांस कम्युनिटी के 4 लोगों की बिल्स करवाई। वो उस दिन मैं बहुत खुश थी क्यों उस दौरान बारिशें बहुत ज़्यादा थी और कोर्ट के हालात भी सही नहीं थे और लास्ट डे था और मेरी ट्रांस की मसलन के उनके चेहरे टेंशन से बहुत परेशान थे कि आज हमें जेल हो जाएगी, फिर ईद है, ईद के बाद पता नहीं कब होगा। उस दिन मैंने बेल करवाई थी। उस दिन मेरे चेहरे पे अलग मुस्कुराहट थी कि वो लोग जिनकी मुझे आज उम्मीद नहीं थी कि बेल होगी, उनकी बेल हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फरमाइए कि बतौर एडवोकेट आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद
खुद को आप किस पोजीशन पे देखते हैं? मैं खुद को देख रही हूँ फ्यूचर में मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सराज जज इंशाल्लाह खुद को देख रही हूँ बहुत जल्द। और इसके साथ साथ मैं CSS की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मेरा ड्रीम है कि अगर मुझे स्पॉन्सर हुआ तो मैं बार एक्टला के लिए बाहर जाऊँगी। अगर मुझे स्पॉन्सर हुआ तो मैं LLM करना चाहती हूँ। अब मैं सोसाइटी से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने अपना काम कर लिया है, अब गवर्नमेंट को और सोसाइटी को चाहिए वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी स्टडी बेहतर तरीके से मज़ीद कर सकूँ। लोग समझते हैं ट्रांस फेक होते हैं, ये ज़रिया माश के लिए ख्वाजा सराफ बन जाते हैं या बैगिंग करते हैं, इनको ईजी लगता है, ये आराम से करते हैं, कोई और काम नहीं करते। मैं आप बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से भीख मांगना इतना मुश्किल काम है, नौकरी करना और पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और क्या कहते हैं कि भीख इतना इजी नहीं है कि आप किसी के आगे हाथ फैलाओगे और आपको मिल जाएगा। ये बहुत तवील काम है और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे किसी दुश्मन को भी इस काम पर नहीं लगाए। मैं बस सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अगर ट्रांस को कुछ दे नहीं सकते उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख लें। ये भी हमारी एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हो तो ये भी एक सदका जारी है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। ये जो रात को 12 बजे क्लास होती है उस पर थोड़ा बताइए, मैं भूल गया। जी, मेरी एक दोस्त है, जूनी नाम है उनका, USA में होती हैं। उन्होंने हमें प्रोजेक्टर और ये सारा स्क्रीन वगैरह लगवा कर दिया है। वो हमें इंग्लिश बिहेवियर पर और इंग्लिश लैंग्वेज और बिहेवियर पर वो हमें रोज़ 12 बजे क्लास देती हैं जो 1 बजे तक होती है। उस क्लास में हम अपने फ्रेंड्स को, अभी हमारा 6 लोगों का बैच है, तो हम उसमें उनको खाना और चाय देते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से जूनी जो USA में है उसका थैंक्स करती हूँ कि उसने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म फ्री लॉन्च हमारे लिए मुहैया किया। थैंक यू सो वेरी मच। आम ट्रांसजेंडर वाले उसमें हाँ जी जी, क्या करते हैं दिन में? वो लोग आकर क्लास लेते हैं जो सारा दिन बैगिंग करते हैं, रोडों पर भीख मांगते हैं, रात में वो आकर इंग्लिश सीखते हैं। जब मैं कराची आई तो मैंने समझा कि हम अपनी कम्युनिटी में आकर रहेंगे, कम्युनिटी का माहौल भी घर की तरह होगा, वो भी फैमिली होगी, लेकिन नहीं। जब हम कराची आए हमें पता चला यहाँ हमें खुद सब कुछ करना होगा, घर का किराया देना होगा, खाना पीना खुद से करना होगा, इवन के ज़रूरियात की हर चीज़ खुद ख़रीदनी होगी। हम बहुत परेशान हो गए। हमारी एज कम थी, ID कार्ड नहीं थे और नौकरियाँ भी नहीं कर सकते थे, कभी ज़िंदगी में कोई काम किया ही नहीं था। लिहाजा कहाँ रखी यहाँ आपने? स्टार्टिंग में जब मैं आई तो मैं हिजरत कॉलोनी में मैंने स्टे किया। तो हम कैंट स्टेशन से उतरे, हमने सीधे हम आए, मैं हीरा, फौजिया और ज़ुबैरी, पूरा एक ग्रुप था, मैं उनके साथ ज्वाइन हो गई। तो वो सब बैगिंग करते थे। उन्होंने हमें बोला बच्चा तुम्हारी यही ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी तुम लोग भीख मांगोगे। हमने बोला नहीं। यहाँ अपनी कम्युनिटी में आए, किसी ने हेल्प की या किसी ने ठहराया या खुद मकान दिया? नहीं, जब हम अपनी कम्युनिटी में आते हैं हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी होती है, वो हमें हेल्प करती है, कुछ दिन साथ रखती है। जब हम काबिल हो जाते हैं कमाने के तो वो फिर हमें अलग से सब कुछ करने का आज़ाद कर देते हैं। तो मैंने कुछ टाइम उनके साथ गुजारा। उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों को भीख मांगना पड़ेगी और सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारी यही ज़िंदगी है। हमें शुरू में तो बहुत अजीब लगता था कि अगर हम भीख मांगेंगे हमारी सोसाइटी में कोई इज़्ज़त नहीं होगी और हमारे मज़हब में भी ये, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है और ये इल्लीगल काम है। हाँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। सोसाइटी ने हमें एक दीवार के साथ लगाया हुआ था। हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं थी, या हमारे लिए इदारे नहीं थे, या हमारे लिए शेल्टर होम नहीं था जहाँ जाकर हम इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपनी पढ़ाई को करें। खैर, हमने अपनी कम्युनिटी के कहने पर भीख मांगना शुरू कर दी। हम सुबह के टाइम रोज़ 10 बजे 8 बजे सिग्नल्स पर चले जाते थे। तीन तलवार पे, मैं हिजर कॉलोनी में रहती थी, 3 तलवार पे मैं बैगिंग करने के लिए जाती थी। जब मैं 3 तलवार पर जाती थी बैगिंग करने के लिए, सारा दिन हम बैगिंग करते थे। बैगिंग करते करते मैंने 1 साल ऐसे ही ज़ाया कर दिया। फिर मैंने एक रात सोचा, निशा ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, अगर अल्लाह ने मुझे पैदा किया है तो क्या मैं अपनी सारी ज़िंदगी भीख मांग कर गुजार दूँगी? मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने अपने दिल में एक तहैया किया कि मैं अपनी तालीम को दोबारा से जारी करूं। मुझे पता था कि जब तालीम जारी करूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दोबारा से अपनी तालीम को जारी किया। मैंने प्राइवेट एडमिशन करवा लिया, फिर मैंने इंटर किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने जाकर BA किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने
एमए किया। जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया तो मुझे उस टाइम पर मेरे टीचर मिले मुदस्सर इकबाल चौधरी साहब। उन्होंने मुझे कहा कि तुम माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हो, ज़हीन हो, क्यों ना तुम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करो, तुम एलएलबी क्यों नहीं कर लेती, तुम एक अच्छी वकील बन जाओगी, अपनी कम्युनिटी का सहारा बनोगी। हाँ, मैंने जब ये देखा कि जब मैं सिग्नल्स मांगती थी हमें पुलिस वाले तंग करते थे, जहाँ पर हम कच्ची आबादियों में रहते थे वहाँ पर लोग हमें तंग करते थे, तशद्दुद करते थे। जब हम पुलिस स्टेशन जाते थे तो हमारी अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं होती थी। मैंने सोचा ये इनकी बात सही है, अगर मैं इनके कहने पे वकील बन जाती हूँ और ये मेरी हेल्प करते हैं तो मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकती हूँ। तो मैंने मुदस्सर इकबाल चौधरी साहब के कहने पर मैंने एलएलबी में एडमिशन करवा लिया। जब मैंने एडमिशन करवाया तो मुझे शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स का मेरे साथ बिहेवियर कोई बात नहीं करता था। मैंने एसएम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवाया। तो वहाँ से कैसे जाते थे अपने जहाँ ठहरे हुए थे आप? मैं सुबह के टाइम 3 तलवार पे बैगिंग करती थी, 2 बजे घर आ जाती थी, फिर फ्रेश होकर बुक्स उठाकर फिर मैं एसएम लॉ कॉलेज हिजरत कॉलोनी से पैदल चली जाती थी। कभी कभी रक्षा करवाती थी, लेकिन हिजरत कॉलोनी सुल्तानाबाद के पुल के साथ है, पीआईटीसी चौक के कच्ची आबादी है वहाँ पर हाजी कैंप में। वहाँ से मैं पैदल एसएम लॉ कॉलेज चली जाती थी। तो कभी कभी रक्षा भी करवा लेती थी, जब पैसे होते तो रक्षा करवाती थी, जब पैसे नहीं होते तो पैदल ही जाती थी और पैदल ही आ जाती थी। पहला साल मेरा बहुत मुश्किल से गुज़रा, लेकिन मेरे टीचर ने और मेरे दोस्तों ने जिनके साथ मैं रहती थी उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने बोला कि तुम अपनी तालीम को जारी रखो। स्टूडेंट्स का रवैया आप बता रहे हैं बुरा था, वो क्या था, किस तरह की? स्टूडेंट्स को बहुत अजीब सा लगता होगा, कमेंट्स तो इतने बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, मेरे साथ बात नहीं करते थे, मेरी हेल्प नहीं कोई भी करता था फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में प्रमोट होकर आई तो स्टूडेंट को पता चल गया ये भी एक इंसान है, वजह से रहा तो क्या है, एलएलबी कर रही है, हमारी स्टूडेंट है। लिहाजा सेकंड ईयर से स्टूडेंट का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वहाँ लड़कियाँ भी तो थी? लड़कियाँ थी, लड़के थे। लड़कियों से और लड़कों से एक ही जैसा था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सब स्टूडेंट मेरे साथ सेट हो गए थे, मेरी इज़्ज़त करते थे और मेरे साथ आकर बात करते थे, मुझे नोट्स देते थे, मुझे बहुत हेल्प आउट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने जो मेरी हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक वकील बन के आज इस मुकाम पर पहुंची हुई हूँ। अब मैं पुलिस स्टेशंस जाती हूँ, अपने लोगों की एप्लीकेशंस देती हूँ, एफआईआर लॉन्च करवाती हूँ। मेरा इदारा है ट्रांस प्राइड सोसाइटी जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं इसी प्लेटफॉर्म से मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक शेल्टर होम बनाऊँ, इनके लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाऊँ। जो हमारे यूथ ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं वो निशा की तरह रोडों पर भीख ना मांगे, वो इज़्ज़त के साथ कोई स्किल्स सीखें और फिर इज़्ज़त के साथ सोसाइटी में जाकर नौकरियाँ करें। और मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक हेल्पलाइन बनाऊं जिस पर मैं 24 घंटे इनके तशद्दुद पे काम करूं। आप अपनी कम्युनिटी को जो आपकी तरह अभी शुरू करना चाह रहे हैं इसमें जदोजहद, या उस फेज़ में है भीख मांगने वाले या कुछ और, उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हो? मेरा इदारा है ट्रांस प्राइड सोसाइटी। मैं इसके प्लेटफॉर्म से अपने लोगों को ये पैगाम दूंगी कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो यंग आ रहे हैं वो निशा की तरह भीख ना मांगे, मुझसे रब्ता करें। मैं उनको पढ़ाऊँगी, मैं उनकी हेल्प आउट करूँगी और ताकि वो ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ जाकर इज़्ज़त के साथ नौकरी कर सकें।